नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में प्रतीक के बारे में। आइए हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक क्या है? प्रतीक सामान्य चिन्ह है, चिन्ह इसका अर्थ है। ठीक है, परिभाषा इस प्रकार से है। यही चिन्ह जब वस्तु विशेष, भावना विशेष, विचार विशेष या व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है तब प्रतीक कहलाता है। डॉक्टर भागीरथ के शब्दों में अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य एवं प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता है तब वह प्रतीक कहलाता है। उदाहरण राष्ट्रीय झंडा, कमल, दीपक इत्यादि। किसी एक कवि की रचनाओं में किसी विशेष बिंब को बार बार दोहराए जाने पर वह प्रतीक बन जाता है। जैसे महादेवी वर्मा की कविता में दीपक, निराला की कविता में वसंत, प्रसाद की कविता में हिमालय इत्यादि। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह प्रतीक बन जाता है। डॉक्टर नित्यानंद शर्मा के शब्दों में अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम प्रतीक है। जैसे शिवलिंग अदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक की निम्न विशेषताएं मानी जा सकती हैं। प्रतीक किसी अगोचर अथवा अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक की निम्न विशेषताएं मानी जा सकती हैं। प्रथम है, प्रतीक किसी अगोचर अथवा अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, प्रतीक दृश्यात्मक होता है। तीसरा है, यह प्रतिनिधित्व सदृश्य, सहचर्य तथा रूढ़ि के कारण हो सकता है। चौथा है, प्रतीक उपमेय के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला उपमान है। काव्य की भाषा में इसे रूप कातिशयोक्ति कहा जाता है। हिंदी में संत कवियों ने शरीर, जगत, माया, ईश्वर आदि को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। बच्चन की मधुशाला में मधुशाला, प्याला, हाला, मधुबाला आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। फ्रांस में 19वीं सदी के अंतिम चरण में प्रतीकवा द का आरंभ एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में हुआ। इसके पुरस्कारकर्ता बादलेयर मलार में माने जाते हैं। यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा और इन मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए अमूर्त प्रयोगों की शुरुआत होने लगा। इस प्रवृत्ति के बढ़ने से प्रतीकवाद एक आंदोलन बन गया। सन 1870 से 1885 ईस्वी के मध्य कला साहित्य के क्षेत्र में प्रतीकवादी आंदोलन शुरू हो गया। जॉन मोरआस ने सन 1886 ईस्वी में फिंगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। अल्बर्ट ओरिएंट ने सन 1886 में प्रतीकवाद की व्याख्या करते हुए एक लेख प्रकाशित कराया। प्रतीकवादी आंदोलन को स्टीफन मालारमे ने आगे बढ़ाया। बर्लिन, रिम्बो, कोरवे आदि प्रतीकवाद के समर्थक थे। भारत में प्रतीकवाद साहित्यिक आंदोलन नहीं बन सका। हिंदी साहित्य में प्रतीकों का विशेष प्रयोग छायावादी, रहस्यवादी कविता में किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर पर विलियम बटलर एथेट्स का प्रभाव था, अतः उन्होंने औपनिषदिक चेतना को कवि सुलभ रहस्य चेतना के रूप में प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, किंतु उन्हें प्रतीकवादी नहीं माना गया। प्रतीकों के प्रकार 5 प्रकार में बांटा गया है। ये पांचों भाग काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों को निम्न भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से है। पहला है प्राकृतिक प्रतीक, दूसरा है सांस्कृतिक प्रतीक, तीसरा है ऐतिहासिक पौराणिक
प्रतीक, चौथा है सामाजिक प्रतीक, पांचवा है वैज्ञानिक प्रतीक। महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। लेंगर के शब्दों में प्रतीक जिस वस्तु का प्रतीक है उस वस्तु को नहीं, उस भाव को, उस धारणा को व्यक्त करता है। इमर्सन के शब्दों में सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में प्रतीक रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र ना रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह प्रतीक बन जाता है। अज्ञेय के शब्दों में प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती। यह कथन जो है ना प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।